डियर स्टूडेंट, आज हम फुल टेस्ट 5 डिस्कस करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं 136 क्वेश्चन से। असर्शन और रीजन क्वेश्चन में है। फर्स्ट असर्शन में है कि कोरोनरी आर्टरी डिजीज ऑफन रिफर्ड टू एज एथेरोस्क्लेरोसिस अफेक्ट्स द वेसल दैट सप्लाई ब्लड टू द हार्ट मसल। हमें पता है जो कोरोनरी आर्टरी होता है उसका हार्ट सर्कुलेशन से लिंक है। सो नॉर्मली जो भी फैट है, कैल्शियम है, फाइब्रस टिश्यू है या तो कोलेस्ट्रॉल है, वो इसके अंदर डिपॉजिट हो जाते हैं। तो डिपॉजिट होने के बाद क्या होता है, जब तो फ्लो ऑफ ब्लड है टुवर्ड्स द हार्ट मसल थोड़ा सा कम हो जाता है। दिस इज वन ऑफ द रीजन ऑफ एंजाइना पेक्टोरिस और हार्ट अटैक। तो इसमें रीजन ये दिया है कि इट इज कॉज्ड बाय द डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम, फैट, कोलेस्ट्रॉल एंड फाइब्रस टिश्यू व्हिच मेक द ल्यूमेन ऑफ आर्टरीज नैरोअर। हमें पता है कि आर्टरी का जो ल्यूमेन है ऐसे ही नैरो होता है, ऊपर से और फैट, कैल्शियम, कोलेस्ट्रॉल अगर जमा हो गया और धीरे धीरे उसमें फाइब्रस टिश्यू और ज़्यादा बढ़ने लगे तो ल्यूमेन और छोटा हो जाएगा। तो कारण वही है कि ऑटोमेटिकली जब कोरोनरी आर्टरी का ल्यूमेन और छोटा हो जाएगा, ब्लड का फ्लो टुवर्ड्स द हार्ट मसल कम होगा और उसी से धीरे धीरे हार्ट के सेल्स जो है वो वीक होंगे, उसे इस्कीमिया बोलते हैं। और जब वेंट्रिकुलर सेल्स मरने लगते हैं तो उसे बोलते हैं मायोकार्डियल इंफ्राक्शन। दिस इज वन ऑफ द रीजन एसोसिएटेड विद हार्ट अटैक और एंजाइना पेक्टोरिस। तो इसमें असर्शन रीजन दोनों करेक्ट है और रीजन असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है, इसलिए आपका आंसर इसमें ए आएगा। फाइन, तो चलो उसे मार्क कर देते हैं आंसर ए। तो 136 में आंसर आपका ए है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 137। क्वेश्चन नंबर 137 में आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज। वाइटल कैपेसिटी कैन बी डिफाइंड एज द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन ब्रीथ आउट आफ्टर ए फोर्स्ड इंस्पिरेशन। हमें पता है कि वाइटल कैपेसिटी इज अ समेशन ऑफ टाइडल वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एंड एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो इसका मतलब जब हम सांस छोड़ते हैं और फिर जोर से सांस लेते हैं, ठीक है, तो सांस छोड़ना और लेना वो हमारा वाइटल कैपेसिटी में जब समेशन से टाइडल वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम तीनों को प्लस करते हैं, मतलब नॉर्मल ब्रीदिंग को और फोर्सफुल ब्रीदिंग और फोर्सफुल इनहेलेशन एक्सहेलेशन दोनों इसमें आ जा रहा है, तब उसे हम बोलते हैं वाइटल कैपेसिटी। तो वाइटल कैपेसिटी का जो डेफिनेशन है इसमें करेक्ट आ रहा है। नेक्स्ट नंबर बी, एक्सपिरेटरी कैपेसिटी इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन एक्सपायर आफ्टर अ नॉर्मल इंस्पिरेशन। हमें ये पता है कि एक्सपिरेटरी कैपेसिटी का जो डेफिनेशन है और जो रेसिडुअल वॉल्यूम का डेफिनेशन है ठीक ऑपोजिट है। ओके, रेसिडुअल वॉल्यूम होता है अमाउंट ऑफ एयर रिमेन इनसाइड द लंग आफ्टर ए फोर्सफुल एक्सहेलेशन और एक्सपिरेटरी कैपेसिटी का होता है अमाउंट ऑफ एयर रिमेन इनसाइड द लंग आफ्टर ए नॉर्मल एक्सहेलेशन। तो नॉर्मल एक्सहेलेशन क्यों बोला इसमें, क्योंकि जब हम नॉर्मली एक्सहेल करते हैं तो जो भी एयर हमारा रेसिडुअल वॉल्यूम है वो अंदर है और साथ ही साथ हमने फोर्सफुली अभी एक्सहेल नहीं किया, द कंटेंट ऑफ ERV दैट इज एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो कि फोर्सफुल एक्सहेलेशन है उसका कंटेंट भी अंदर है। तो दोनों को अगर प्लस करोगे तो यू आर गेटिंग द फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। ऐसा एयर हमारे लंग्स के अंदर है जो लंग्स को कोलैप्स करने देता नहीं है और प्लस उसका ऐसा कोई रोल नहीं है इन गैसेस एक्सचेंज, बस वो लंग्स के एल्वियोली को थोड़ा सा स्वेलअप करके रखता है, भर के रखता है, जिससे कि हमेशा लंग्स के एल्वियोली का शेप मेंटेन रहे और वो कोलैप्स ना हो। तो फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी का जो पॉइंट नंबर बी में है डेफिनेशन ये करेक्ट है और समेशन भी TV प्लस ERV करेक्ट है। नंबर सी, वाइटल कैपेसिटी इंक्लूड्स द रेसिडुअल वॉल्यूम बिकॉज इट रिप्रेजेंट्स द टोटल एयर द लंग्स कैन होल्ड। नहीं, रिप्रेजेंटिंग द टोटल एयर इज अ टोटल लंग कैपेसिटी जिसमें TV, IRV, ERV और RV सब प्लस होता है। वाइटल कैपेसिटी में RV इंक्लूडेड नहीं है, इसलिए VC इसमें जो नंबर सी में लिखा है इसका डेफिनेशन ये गलत है। ये अगर VC हटा के टोटल लंग कैपेसिटी लिखा जाता तो ये करेक्ट होगा। ठीक है, तो इसमें आंसर आपका सी आ रहा है। नेक्स्ट आपका है इंस्पिरेटरी कैपेसिटी इंक्लूड्स टाइडल वॉल्यूम एंड इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। हमें पता है कि इंस्पिरेटरी कैपेसिटी का मतलब क्या है, जोर से सांस लेना। जोर से सांस लेने का मतलब है फोर्सफुल इनहेलेशन एंड दिस इज अ समेशन ऑफ TV प्लस IRV। सो इन दैट केस डी भी करेक्ट आ रहा है। तो 137 में इनकरेक्ट ऑप्शन आपको मार्क करना था, इसलिए आपको इसमें सी आंसर मार्क करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 138। क्वेश्चन नंबर 138 पूछा है न्यूरल कंट्रोलिंग कोऑर्डिनेशन से। ड्यूरिंग द रिपोलराइजेशन फेज ऑफ एन एक्शन पोटेंशियल इन अ नर्व फाइबर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स ऑकर। तो पहले मैं आपको एक चीज बता दूं जो मैंने पहले की वीडियोस में भी एक्सप्लेन किया था कि एक्शन पोटेंशियल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डीपोलराइजेशन एंड रीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन का मतलब होता है इनफ्लक्स ऑफ सोडियम और रीपोलराइजेशन का मतलब होता है इफ्लक्स ऑफ पोटेशियम, दोनों ही जरूरी है। नेक्स्ट आपके इसके बीच में सोडियम पोटेशियम पंप या थ्रू आउट द सिस्टम काम
करते रहेगा, जिससे कि बाहर सोडियम का लेवल ज़्यादा रहे एक्सॉन के बाहर, और एक्सॉन के अंदर दैट इज एक्सोप्लाज्म में पोटेशियम का कंटेंट हाई रहे। ओके, तो इसमें पूछा है आपको ड्यूरिंग द रिपोलराइजेशन फेज ऑफ एन एक्शन पोटेंशियल इन अ नर्व फाइबर विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स ऑकर। तो इसमें आप देखो नंबर बी आ रहा है, क्लोजर ऑफ सोडियम आयन चैनल्स एंड ओपनिंग ऑफ पोटेशियम आयन चैनल्स लीडिंग टू इफ्लक्स ऑफ पोटेशियम आयन। तो इसमें तुरंत आपको पता चल जाना चाहिए बिकॉज दे आर गिविंग मोर स्ट्रेस टू द वर्ड ऑफ रिपोलराइजेशन, तो इसमें इफ्लक्स ऑफ पोटेशियम इज द बेस्ट आंसर। और जब भी आपको बोलेंगे कभी भी सिस्टम हमारा जो कि न्यूरॉन है उसे रेडी करना है फॉर द नेक्स्ट स्टिमुली, द बेस्ट आंसर प्राइमरीली उसे कौन रेडी करता है अगर पूछा तो बेस्ट आंसर उसका होगा इफ्लक्स ऑफ पोटेशियम दैट इज रिपोलराइजेशन, क्योंकि सोडियम के गेट बहुत देर तक खुला नहीं रहता, बहुत शॉर्ट लिव्ड होता है और उसी के तुरंत बाद इफ्लक्स ऑफ पोटेशियम होके सिस्टम को रेडी करता है। इन बिटवीन सोडियम पोटेशियम पंप इज कंटिन्यूअसली वर्किंग टू अटेन द रेस्टिंग पोटेंशियल। तो इसके लिए इसमें इस बेसिस पे इसका आंसर 138 में बी है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 139। क्वेश्चन नंबर 139 बहुत सिंपल क्वेश्चन है एनिमल किंगडम से। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ क्लासिफिकेशन करेक्टली रिप्रेजेंट द सीक्वेंस फ्रॉम द सब फाइलम टू क्लास फ्रॉम द एनिमल हैगफिश। हैगफिश साइक्लोस्टोमेटा है और इसका साइंटिफिक नेम है मिक्जीन। तो इसमें आपको तुरंत ही आंसर मिल जाएगा, दैट इज ये वर्टिब्रेटा है, उसका सब फाइलम, एग्नाथा इसका डिवीजन है और साइक्लोस्टोमेटा इसका क्लास है। बाकी करेक्ट नहीं आ रहा है क्योंकि देखो कॉर्डेटा फाइलम तक ठीक है, वर्टिब्रेटा तक ठीक है, लेकिन वो एग्नाथा है, नेथोस्टोमेटा नहीं है, इसलिए गलत है। यहाँ पे फिर सबफाइलम ठीक है, इसमें डिवीजन ठीक है, साइक्लोस्टोमेटा है वो कॉन्ड्रिक्टिस नहीं है, प्रोटोकॉर्डेटा तो बिल्कुल नहीं है, तो बेस्ट आंसर इज सी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 140 में लिखा है कि रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द इनकरेक्ट ऑप्शंस फ्रॉम द सेट प्रोवाइडेड बिलो। ये ह्यूमन थल्दन डिजीज के कैंसर पोर्शन से है। तो फर्स्ट में हम देखते हैं क्या लिखा है, बायोप्सी इन्वॉल्व्स कटिंग अ पीस ऑफ द सस्पेक्टेड टिश्यू इनटू थिन सेक्शंस, स्टेनिंग देम एंड एग्जामिनिंग देम अंडर अ माइक्रोस्कोप बाय अ पैथोलॉजिस्ट। हमें पता है कि अगर कैंसर सस्पेक्टेड है कोई भी पीस ऑफ टिश्यू में, आफ्टर ऑपरेशन उसे निकाल के भी देख सकते हैं जैसे कि गोल ब्लैडर का करते हैं, या तो बॉडी में अगर कोई वाइटल ऑर्गन्स है, कोई भी ऐसा पार्ट है जिससे हमें जानना है कि उस एरिया का सेल का जो वो है, इन्वेस्टिगेशन करने के बाद हमें पता चलेगा कि उसका जो सेल मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, उसके अंदर का जो इंक्लूजन बॉडीज है वो कम है या ज़्यादा है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रेगुलर है या नहीं है। अगर इरेगुलर है, अगर सेल मेम्ब्रेन भी इरेगुलर है, इंक्लूजन बॉडीज ज़्यादा है, ऑर्गेनेली का नंबर्स कम ज़्यादा हो रहा है, इसका मतलब देयर इज अ साइन कि ये सेल अभी कैंसरस हो रहा है या हो चुका है। तो बायोप्सी हिस्टोपैथोलॉजिकल मेथड है, ये करेक्ट है, और हम ये माइक्रोस्कोपिक इन्वेस्टिगेशन के अंदर पैथोलॉजिस्ट उसे स्टडी करते हैं एंड स्टडिंग द डिफरेंट टाइप ऑफ कैंसर, दिस इज डायग्नोस्टिक मेथड, तो ये करेक्ट है। तो नेक्स्ट है कंप्यूटर टोमोग्राफी यूजेस स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। हमें ये पता है कि कंप्यूटर टोमोग्राफी में हम आयनाइजिंग रेडिएशन यूज करते हैं, एक्सरे बीम्स, उसमें हम स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड यूज नहीं करते, जो कि हम मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग में यूज करते हैं। तो इसमें नॉन आयनाइजिंग लिखा है और मैग्नेटिक फील्ड लिखा है, ये दोनों ही वर्ड इसमें करेक्ट नहीं आ रहा है, इनकरेक्ट है, तो नंबर 2 इसमें इनकरेक्ट है। रेडियोथेरेपी इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर लाइक अल्फा इंटरफेरॉन्स टू लिथली इराडिएट ट्यूमर सेल्स। तो ये करेक्ट था, ये जगह करेक्ट है, लेकिन हम रेडियोथेरेपी में एक्सरे बीम यूज करते हैं। बीच का जो लाइन है इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर लाइक अल्फा इंटरफेरॉन, दिस इज एप्लीकेबल फॉर केमोथेरेपी। और केमोथेरेपी में इम्यूनोथेरेपी, क्योंकि उसमें हम क्या करते हैं, अल्फा इंटरफेरॉन बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर यूज करते हैं, और साथ ही साथ हम क्या करते हैं, उसी के थ्रू हम नेचुरल किलर सेल्स को एक्टिवेट करके ट्यूमर के ग्रोथ को, कैंसर सेल्स के ग्रोथ को रोक लेते हैं, ठीक है। और रेडियोथेरेपी के केस में, रेडिएशन थेरेपी के केस में हम एक्सरे बीम यूज करते हैं, और जो भी कैंसरस सेल्स बहुत ज़्यादा वाइगरसली ग्रो कर रहा है, एब्नॉर्मली ग्रो कर रहा है, उस चीज़ को हम रोकते हैं, और रोक के उसके जो मेटास्टेसिस है उस प्रोसेस को हम रोकते हैं, जिससे कि वो दूसरे एरियाज को डैमेज ना कर पाए। तो इसीलिए यहाँ पे ये गलत आ गया, दैट मीन्स 3B इसमें गलत आ रहा है। आपको तो इनकरेक्ट ऑप्शन ही पूछा। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग यूजेस एक्सरेज, तो इसमें फिर गलत है, क्योंकि एक्सरे वो यूज करते नहीं है, ये करते हैं आपका नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन, और MRI is considered to be the safest method because इसमें डायग्नोस्टिक मेथड में ये सेफ इसलिए है क्योंकि नॉन आयनाइजिंग बीम यूज करते हैं। आयनाइजिंग रेडिएशन यूज करने से और कैंसर फैल सकता है अगर ये बार बार किया जाए तो इन अ डायग्नोस्टिक मेथड। ओके, तो इसमें आपका गलत आ रहा है, देखो कौन कौन सा, 2B गलत है, 3B गलत है, 4B गलत है, तो आपको इसमें B मार्क करना था क्योंकि चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन इसमें लिखा हुआ है। बस इसमें 1 ही करेक्ट था, बायोप्सी, जो कि एक हिस्टोपैथोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 141।
क्वेश्चन नंबर 141 लोकोमोशन से है। अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स ऑफ स्केलेटल मसल कंट्रैक्शन इन द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। बाइंडिंग ऑफ कैल्शियम ऐसे करके सीक्वेंस दिया हुआ है। तो इसमें आप देखते हो आंसर इसमें ए आ रहा है। रिलीज ऑफ एसिटाइलकोलिन एट द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। हमें पता है कि जब भी केमिकल सिनेप्स होता है, आपको एक डायग्राम पता होगा, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में है कि दिस इज साइनेप्टिक नॉब, दिस इज प्री साइनेप्टिक नॉब एंड दिस इज न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, जिसके सर्कुलेमा के ऊपर एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स होते हैं। और हमें ये भी पता है कि जब भी सोडियम मूव करता है, करंट आता है, तो ऑटोमेटिकली जो साइनेप्टिक वेसिकल्स है, इसके अंदर का जो न्यूरोट्रांसमीटर है ये ब्रस्ट होगा विद द हेल्प ऑफ कैल्शियम एक्सोसाइटोसिस। तो कैल्शियम एंटर करेगा और जो साइनेप्टिक वेसिकल्स है ये यहाँ जाके फ्यूज हो जाएगा, इससे जाके टक्कर खाएगा और जो भी एसिटाइलकोलिन है वो निकल के एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स में बैठेगा। तो ये जो एरिया है दिस इज आवर सर्कुलेमा। सो ऑटोमेटिकली जैसे सर्कुलेमा में एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स में अटैच होंगे तो उसका परमेबिलिटी चेंज हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन डी आ रहा है। फिर है बी में आप देखो जनरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल इन द सर्कुलेमा। वही मैंने आपको कहा है कि सर्कुलेमा का परमेबिलिटी बदल जाएगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि सोडियम इन्फ्लक्स हो रहा है और अभी ये सिस्टम पूरा रेडी है फॉर मसल कंट्रैक्शन। ठीक है, तो नंबर बी हो गया। नंबर ए में है बाइंडिंग ऑफ कैल्शियम विद ट्रोपोनिन। वो कैसे हुआ? जैसे एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर से अटैच होता है, सर्कुलेमा से सोडियम एंटर करता है, उसके बाद जो कैल्शियम स्टोर्ड है इन सर्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो निकलता है, निकल के सर्कोप्लाज्म में ट्रोपोनिन को पकड़ता है। ऑन द सरफेस ऑफ एक्टिन, ये भी करेक्ट है। ऑन द सरफेस ऑफ ट्रोपोमायोसिन, ये भी करेक्ट है, कि दोनों एनसीईआरटी में मेंशन है। तो जैसे ही वो बाइंड करेगा एक्टिन के सरफेस में, ये उससे ट्रोपोनिन बाइंड करेगा, ऑटोमेटिकली ट्रोपोनिन से कैल्शियम बाइंड करते ही वो ट्रोपोमायोसिन को हटा देगा और ऑटोमेटिकली जो जी एक्टिन है जो मास्क किया हुआ था ट्रोपोनिन के हेल्प से, वो अनमास्क हो जाएगा और मायोसिन हेड जाके उससे जुड़ के एटीपी हाइड्रोलाइज करके क्रॉस ब्रिज बना के 1-1 पावर स्ट्रोक से ऑटोमेटिकली एज जोन जो है वो रिड्यूस हो जाएगा, गायब हो जाएगा, क्योंकि एक्टिन मायोफिलामेंट्स विल स्लाइड ओवर द मायोसिन मायोफिलामेंट और मसल कंट्रैक्ट हो जाएगा। तो हमें ये पता है कि यहाँ पे जो डी है रिलीज ऑफ एसिटाइलकोलिन एट द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, ये यहाँ तक करेक्ट है। बी में है जनरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल इन द सर्कुलेमा, ओके, बाइंडिंग ऑफ कैल्शियम विद ट्रोपोनिन। फिर नंबर ई में हाइड्रोलाइसिस ऑफ एटीपी बाय द मायोसिन हेड। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि जो ग्लोब्यूलर हेड है वो खुद ही एटीपीएस है, तो वो एटीपी जो प्रेजेंट है उसे तोड़ेगा जिससे एनर्जी मिलेगा और फिर क्रॉस ब्रिज बनेगा, थोड़ा खींचेगा, फिर नया एटीपी आके जुड़ेगा तो क्रॉस ब्रिज टूटेगा, फिर एटीपी हाइड्रोलाइज होगा तो क्रॉस ब्रिज बनेगा। तो क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन, ब्रेकिंग एंड मेकिंग, बोथ द प्रोसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मसल कंट्रैक्शन। वो याद रखना, जैसे जुड़ना जरूरी है क्रॉस ब्रिज में, एटीपी टूटने के बाद क्रॉस ब्रिज बनता है, ऐसे नया एटीपी आने के बाद जो क्रॉस ब्रिज टूटता है वो भी मैटर कर रहा है कि क्रॉस ब्रिज टूटना और क्रॉस ब्रिज बनना दोनों ही मसल कंट्रैक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है। तो वो धीरे धीरे एक्टिन मायोफिलामेंट्स को खींच के एज जोन की तरफ ले जाएगा, एम लाइन की तरफ ले जाएगा और जो मिडिल वाला एरिया है वो डिसअपीयर हो जाएगा, जो कि सेंट्रल पार्ट ऑफ द ए बैंड है, और मसल कंट्रैक्ट हो जाएगा। तो इसमें आपने समझा होगा अप टू ए करेक्ट है। नंबर सी में लिखा है पुलिंग ऑफ अटैच्ड एक्टिन फिलामेंट्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ ए बैंड। तो ऑटोमेटिकली इसमें आंसर आपको ए मार्क करना था इन 141। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 142। क्वेश्चन नंबर 142 जो बायोटेक्नोलॉजी का क्वेश्चन है, ऑल द फॉलोइंग आर फीचर्स ऑफ द प्राइमर्स यूज्ड इन द पॉलीमरेज चेन रिएक्शन एक्सेप्ट दे आर स्मॉल केमिकली सिंथेसाइज्ड डीएनए ओलिगोन्यूक्लियोटाइड। हमें ये पता है जो डीएनए स्ट्रैंड को हमें एम्पलीफाई करना है उसके लिए हम प्राइमर डीएनए यही यूज कर रहे हैं, जो कि स्मॉल बेस पेयर्स ऑफ डीएनए है कम्प्लीमेंट्री टू द मेन स्ट्रैंड। और इसमें हम डीएनए ही ज़्यादा यूज करते हैं क्योंकि डीएनए स्टेबल है और वो टेम्परेचर रेंज के हिसाब से इतना ज़्यादा खराब नहीं होता और चीपर भी है इन सेंस। तो इन दैट केस नंबर ए तो करेक्ट है। नंबर बी है दे प्रोवाइड ए फ्री 3' हाइड्रोक्सिल ग्रुप फॉर द एडिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड बाय टैक पॉलीमरेज। ये भी करेक्ट है क्योंकि जब एनिलिंग करता होता है इन द सेकंड स्टेप ऑफ पीसीआर तो वो ऑटोमेटिकली इट प्रोवाइड्स द 3' हाइड्रोक्सिल ग्रुप, जिससे कि ये आगे का स्टेप एक्सटेंशन हो पाए। तो ये नंबर बी भी करेक्ट है। नंबर सी में है फॉर एवरी सिंगल डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल टू बी एम्पलीफाइड अ सेट ऑफ 2 प्राइमर्स इज रिक्वायर्ड। यस, एक सिंगल डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के लिए हम 2 प्राइमर यूज करेंगे, चाहे साइकिल कितने
जितने भी हो 5 साइकिल 10 साइकिल जितने भी साइकिल आप रन करो या तो 30 साइकिल आप एक डीएनए डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल के लिए आप यूज करोगे 2 प्राइमर, तो ये भी करेक्ट है। द लास्ट ऑप्शन इज देयर शॉर्ट आरएनए सीक्वेंसेस दैट मस्ट बी रिमूव बाय एक्सोन्यूक्लियस बिफोर द नेक्स्ट साइकिल बिगिंस। ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि हम जो पीसीआर यूज कर रहे हैं जो एनसीईआरटी में है उसमें हमने डीएनए डिपेंडेंट प्राइमर्स ही यूज किए हैं क्योंकि डीएनए स्ट्रैंड्स के अगेंस्ट में हम डीएनए प्राइमर्स ही यूज कर रहे हैं एंड मोस्ट ऑफ द केसेस डीएनए इज मोर प्रेफरेबल एज प्राइमर। ओके, क्यों बोला मैंने? क्योंकि वो स्टेबल रहता है हाई टेम्परेचर में। तो नंबर डी जो है इट्स नॉट लिंक्ड विथ पीसीआर, ठीक है, तो इसलिए इसमें आंसर डी ही आपको मार्क करना है कि उससे आपको पता ही चल गया। मेरा बस ये एम था कि आपको ये पता रहे कि व्हाट आर द अदर फीचर्स ऑफ प्राइमर, वो आपके ध्यान में रहे कि ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं और भी फीचर्स बना के ऐसे वो दे सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 143। 143 बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशंस है which transgenic animal is being developed specifically for testing the safety of the polio vaccine before it is used on humans। हमें ये पता है कि नॉर्मल माउस में हम पोलियो का जो वायरस है उसके थ्रू उसे इन्फेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि उसमें वो रिसेप्टर नहीं है उसके सेल में जिसपे वायरस जाके एक्ट कर पाए। ह्यूमन सेल में वो चीज़ है, तो साइंटिस्ट ने उसे ट्रांसजेनिक माइस बनाया कि उन्होंने ह्यूमन का जो जीन है और उनका जो रिसेप्टर है फॉर पोलियो वायरस उसके हिसाब से एक माइस को रेडी किया और वो माइस ट्रांसजेनिक हो गया क्योंकि उसमें ह्यूमन का जीन डाल दिया गया, तो ऑटोमेटिकली वो ससेप्टेबल हो गया पोलियो वायरस से। और पोलियो जब उसे हुआ उसके बाद उस पर वैक्सीन डाल के या तो उसके बाद जो बैचेस बने उसमें पोलियो का टेस्टिंग करके उसके वैक्सीन बना के फिर देखा गया कि ये काम कर रहा है। तो ये बेस्ट आंसर इस क्वेश्चन के लिए ट्रांसजेनिक माइस होगा। अगर ट्रांसजेनिक माइस बहुत अच्छे से रिलायबल हो तो प्राइमेट्स का जो यूज़ है वो धीरे धीरे जो वो बाकी डिजीज़ के लिए भी बंद हो जाएगा क्योंकि प्राइमेट को हैंडल करना उसका रिप्रोडक्शन रेट एथिकल इश्यूज आते हैं, थोड़ा सा प्रॉब्लम है। लेकिन जो रिप्रोडक्शन होता है माइस का वो बहुत फास्ट होता है और बहुत रिलायबल है, रिप्रोडक्शन रेट भी बहुत फास्ट है, आपको पता है, बहुत ओवर रिप्रोड्यूस करते हैं और इजी टू हैंडल है और साथ ही साथ एथिकल इश्यूज नहीं आते, इसलिए प्रिफरेबल है ट्रांसजेनिक माइस इन अदर केसेस आल्सो फॉर टेस्टिंग। इन मोस्ट ऑफ द केसेस जब भी कोई भी वैक्सीन टेस्टिंग सेफ्टी का टेस्टिंग हो, केमिकल सेफ्टी का टेस्टिंग हो या कोई भी डिजीज को स्टडी करना हो 95% आपके बुक में लिखा है कि हम ट्रांसजेनिक माइस ही यूज़ करते हैं। और पोलियो के केस में भी हमने ट्रांसजेनिक माइस यूज़ किया था और बहुत ज़्यादा वहाँ पे एक लाइन लिखा हुआ है, इट इज फाउंड टू बी रिलायबल, इट कैन रिप्लेस द यूज़ ऑफ द प्राइमेट्स, क्योंकि प्राइमेट्स का रिप्रोडक्शन रेट थोड़ा स्लो है और उसे पकड़ना, उसे कंट्रोल में रखना, उससे काम करवाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, जो कि माइस के ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल इजी है और ऑटोमेटिकली उसका रिप्रोडक्शन रेट हाई है, तो इसीलिए हम उसमें इजीली कोई भी वैक्सीन सेफ्टी का, केमिकल सेफ्टी का, डिजीज का स्टडी कर सकते हैं। तो इसमें बेस्ट आंसर आ रहा है आपका डी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 144। 144 में रिप्रोडक्टिव हेल्थ का क्वेश्चन है, असर्शन रीजन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ऑरल कंट्रासेप्टिव पिल्स लीड्स टू द इनहिबिशन ऑफ ओव्यूलेशन इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल। ये करेक्ट है। रीजन दिया है हाई लेवल्स ऑफ एक्सोजीनस दैट इज आर्टिफिशियल प्रोजेस्ट्रोजेंस प्रोवाइड नेगेटिव फीडबैक टू द पिट्यूटरी देयरबाय प्रिवेंटिंग द एलेज सर्ज। ये भी करेक्ट है। रीजन असर्शन का एक्सप्लेन कर रहा है, इसमें बेस्ट आंसर ए ही है। अब हम एक्सप्लेन करते हैं कैसे। अगर कोई फीमेल मेंस्ट्रुएशन फेज में है, दैट मीन्स ब्लीडिंग फेज में है, तो विद इन 5 डेज, दैट इज विद इन 5 डेज आपके बुक में लिखा है उसे एस्ट्रोजन प्रोजेस्ट्रोजन पिल लेना पड़ेगा। तो हम पकड़ लेते हैं उसने सेकेंड या तो थर्ड डे में उसने एस्ट्रोजन या तो प्रोजेस्ट्रोजन पिल लिया या तो ओनली प्रोजेस्ट्रोजन पिल लिया। ये लेते ही ब्लड में जैसे ही इंक्रीज हुआ तो फीमेल का बॉडी ल्यूटल फेज की तरह बिहेवियर शो करने लगा। ल्यूटल फेज का बिहेवियर क्या है? इट स्टार्ट्स नेगेटिव रेगुलेशन। नेगेटिव रेगुलेशन का मतलब है जब ब्लड में एस्ट्रोजन प्रोजेस्ट्रोजन या तो प्रोजेस्ट्रोजन बहुत हाई रहेगा, ये जाके हाइपोथैलेमस को सिग्नल देगा। हाइपोथैलेमस ऑटोमेटिकली नेगेटिव सिग्नल मिलने के बाद ये सिक्रीट करेगा गोनाडोट्रोपिन हार्मोन, इनहिबिटिंग हार्मोन, और तब एंटीरियर पिट्यूटरी को वो स्टॉप करेगा कि तुम एफएसएच मत भेजो। एफएसएच अगर नहीं आएगा तो फॉलिकुलर ग्रोथ नहीं होगा। फॉलिकुलर ग्रोथ अगर नहीं होगा एस्ट्रोजन तो आएगा ही नहीं, मतलब नेचुरल फॉर्म में नहीं आएगा, तो ऑटोमेटिकली एलेज सर्च का कोई सवाल ही नहीं उठता, ओव्यूलेशन नहीं होगा। अगर एक्सोजिनस प्रोजेस्ट्रोजन हाई अमाउंट में लिया जा रहा है इन द पिल्स तो 21 डेज के लिए, तो ऑटोमेटिकली इम्प्लांटेशन साइट में भी फर्क पड़ेगा क्योंकि हम इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव में भी वो यूज़ करते हैं, और साथ ही साथ सर्वाइकल म्यूकस भी थिक होने लगेगा जिससे कि स्पर्म के एंट्री को रिटार्ड कर सके। तो इसमें जो असर्शन है और रीजन है दोनों करेक्ट है, और रीजन यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा है असर्शन को, इसलिए करेक्ट आंसर ए है। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 145।
क्वेश्चन नंबर 145 बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन से है. विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ इवेंट ऑकर्स एक्सक्लूसिवली ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टोल इन अ हेल्दी ह्यूमन हार्ट. हमें ये पता है कि जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है उसमें दो फेज होता है. एक इनिशिएशन ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल, फिर प्रेशर जो होता है फर्दर इंक्रीज होता है और फिर वेंट्रिकुलर सिस्टोल बहुत ज़्यादा कंट्रैक्शन रेट इंक्रीज हो जाता है. तो दोनों के केस में अगर हम मिला के देखेंगे वेंट्रिकुलर फेज का दो पार्ट को, उसमें क्या क्या चेंजेस आता है ये आपको पूछा गया एज ए होल. तो नंबर ए में लिखा है क्लोजर ऑफ एवी वल्व्स एंड ओपनिंग ऑफ सेमिनल वल्व्स एंड द ब्लड फ्लो इनटू द ग्रेटर आर्टरीज. यही बेस्ट आंसर है कि आपको पता है कि वेंट्रिकुलर सिस्टोल का इवेंट क्या है. स्टार्टिंग ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल में एवी वल्व बंद होगा जिससे कि ब्लड ऑरिकल की तरफ मूव ना कर पाए. टू प्रिवेंट द बैक फ्लो फर्स्ट हार्ट साउंड प्रोड्यूस होगा. लेकिन आगे की तरफ जाके प्रेशर जब और राइज होगा, फर्दर राइज ऑफ प्रेशर विल इंक्रीज, तो ऑटोमेटिकली जो सेमिनल वल्व है पल्मोनरी आर्टरी और कोरोनरी उसके अंदर एओर्टा के अंदर दोनों ओपन अप हो जाएंगे. देन दिस इज द मेन एम ऑफ कार्डियक साइकिल. जब भी आर्टरीज के अंदर वल्व्स ओपन हो जाते हैं सेमिनल वल्व, तो हार्ट का जो ब्लड है राइट पार्ट से शुरू हो जाता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का जाना लंग्स की तरफ, दिस इज पल्मोनरी सर्कुलेशन. और एओर्टा से शुरू हो जाता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड का जाना बॉडी के सेल्स की तरफ, दिस इज सिस्टमिक सर्कुलेशन. सो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आंसर यही आ रहा है, बाकी कोई आंसर इसमें आएगा नहीं. ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 146. क्वेश्चन नंबर 146 आपको माइक्रोब से पूछा है. स्टैटिन यूज्ड एज अ ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट आर प्रोड्यूस्ड बाय द yeast Moniscus purpureus. They achieve this effect by competitive inhibition of the enzyme responsible for cholesterol synthesis. हमें ये पता है कि Moniscus purpureus एक yeast है जो कि स्टेटिन बनाता है और स्टेटिन एक ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट है. उसका मेन टारगेट है लीवर के अंदर एंजाइम्स का, जो कि एंजाइम्स के एक्टिव साइट्स में जाके बैठता है और जो सबस्ट्रेट है उससे वो कंपीट करके ऑटोमेटिकली एंजाइम का जो फंक्शन है उसे सप्रेस कर देता है और कोलेस्ट्रॉल बनाने नहीं देता. दैट मीन्स स्टैटिन जो होता है वो इतना पावरफुल है कि अगर वो लीवर के एंजाइम्स को एक्टिव साइट्स को ब्लॉक कर दे कि आगे कोलेस्ट्रॉल का सिंथेसिस ना के बराबर हो जाता है अगर किसी ने कंटिन्यूसली वो टेबलेट लिया. टेबलेट के फॉर्म्स में मिलता है बट बनाया है मोनिस्कस परपुरियस के उससे ही एक ईस्ट है उसी से बनाया जाता है. तो स्टैटिन एक ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट है. ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 147. क्वेश्चन नंबर 147 आपको पूछा है वैक्सीनेशन पार्ट से, दैट इज ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर से. 147 में एक्टिव इम्यूनाइजेशन कैन बी इनिशिएटेड बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ वेरियस एंटीजेनिक प्रिपरेशन इनटू द बॉडी, हाउएवर इट कैन नॉट बी ट्रिगर्ड बाय द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ. हमें ये पता है कि वैक्सीनेशन एक एक्टिव इम्यूनाइजेशन स्टेप है, उसमें कभी भी हम एंटीबॉडी को डेलिबरेटली इंट्रोड्यूस नहीं करते, हम एंटीजन को ही डेलिबरेटली इंट्रोड्यूस करते हैं और साथ ही साथ उसके इम्यून सिस्टम को ट्रिगर करवाते हैं, प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स को ट्रिगर करवाते हैं जिससे कि मेमोरी सेल जनरेट हो. दिस इज द मेन प्रिंसिपल ऑफ वैक्सीनेशन. तो इसमें आपको पूछा है कि हाउएवर इट कैन नॉट बी ट्रिगर्ड बाय द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ, तो ऑटोमेटिकली इसमें सी आ जा रहा है बिकॉज प्यूरिफाइड गामा ग्लोब्यूलिन इज अ फॉर्म ऑफ एंटीबॉडी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द प्लाज्मा ऑफ ऑलरेडी इम्यून इंडिविजुअल. ये कभी नहीं होगा बिकॉज दिस इंडिकेटिंग पैसिव इम्यूनाइजेशन. बाकी जितने ऑप्शन है ए, बी और डी, ये आपका बहुत फायदा होगा आगे पढ़ के रखना कि किस किस फॉर्म में हम वैक्सीन्स को बॉडी में इंट्रोड्यूस करते हैं. नेकेड डीएनए फॉर्म, नेकेड आरएनए फॉर्म, हेपेटाइटिस बी जो होता है उसमें रिकम्बिनेंट प्रोटीन या पॉलीपेप्टाइड चेन्स को यूज करना, या तो पूरे माइक्रोब्स को एटीन्यूएटेड वीकन करके बॉडी में डालना, उसका टॉक्सिन डालना. दिस आर द वैक्सीन्स के टाइप्स होते हैं, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन ऐसे होता है. ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 148. क्वेश्चन नंबर 148, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ साइड इफेक्ट ऑफ यूजिंग कंट्रासेप्टिव. कंट्रासेप्टिव जब यूज किया जाता है उसका डिमेरिट होता है नोजिया, ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग या तो ब्रेस्ट कैंसर जैसे चीजें होते हैं. तो इसमें आपको पूछा है कि कौन सा नहीं होगा, तो इसमें एक्टोपिक प्रेगनेंसी आंसर होगा बिकॉज दिस इज एक्चुअली एसोसिएटेड विद द कॉम्प्लिकेशन ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस. एक्टोपिक प्रेगनेंसी में नॉर्मली क्या होता है, जो भी ब्लास्टोसिस्ट है या तो ग्रोइंग एम्ब्रायो है वो फेलोपियन ट्यूब से अटैच हो जाते हैं और वो एग्जैक्ट जगह यूट्रस में अटैच नहीं हो पाता, तो उसे एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं एंड इट कम्स अंडर कॉम्प्लिकेशन ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस. तो इसमें आपको डी मार्क करना था. और ऊपर वाली जितने भी पॉइंट है डी मेरिट्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स. ओके, फिर 149 में अभी देखते हैं
है क्या है, टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ डिजीजेस लाइक मलेरिया, डेंगू एंड चिकनगुनिया, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स इज कंसिडर्ड अ बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड। हमें पता है कि मलेरिया हो, डेंगू हो, चिकनगुनिया हो, मलेरिया प्रोटोजोअन है, इधर डेंगू और चिकनगुनिया वायरस से होता है। हर चीज में ही वेक्टर क्या है, मॉस्किटो है। मलेरिया के केस में आपका एनोफिलिस है और बाकी दोनों के केस में एडिस एजिप्टी है, दैट इज टाइगर मॉस्किटो। अगर आपको कंट्रोल करना है तो कैसे करोगे, बायो कंट्रोल एजेंट्स यूज करते हैं। द बेस्ट आंसर इज इंट्रोडक्शन ऑफ गैम्बूसिया फिश इनटू पोन्ड्स एंड स्टैग्नेंट वाटर बॉडीज। गैम्बूसिया एक ऐसा फिश है जो कि मॉस्किटो के लार्वी को खा लेता है। एक चीज और याद रखना कि डेंगू और चिकनगुनिया का जो मच्छर के लार्वी है, जो मॉस्किटो के लार्वी है, वो साफ पानी में पनपते हैं, साफ पानी में ग्रो होते हैं, और जो मलेरिया का एनोफिलिस होता है वो गंदे पानी में भी होते हैं। ये एक्स्ट्रा पॉइंट्स में भी कभी पूछ ले, वो थोड़ा ध्यान रखना। अब नेक्स्ट है 150। क्वेश्चन नंबर 150 में विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली पेयर्स द हार्मोन्स दैट प्रमोट्स ग्लूकोनियोजेनेसिस विद द हार्मोन दैट रेस्ट्रिक्ट्स इट। ग्लूकोनियोजेनेसिस जो होता है उसका मतलब है फॉर्मेशन ऑफ शुगर फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेस, जैसे प्रोटीन टूट के ग्लूकोज बनना, एमाइनो एसिड टूट के ग्लूकोज बनना, लिपिड टूट के ग्लूकोज बनना, पायरुविक एसिड से ग्लूकोज बनना, लैक्टिक एसिड से ग्लूकोज बनना, उसे ग्लूकोनियोजेनेसिस बोलते हैं। तो इसमें क्वेश्चन में पूछा है कौन उसे प्रमोट करता है, कौन उसे रेस्ट्रिक्ट करता है। तो इसमें द बेस्ट आंसर इज ए, बिकॉज आपको पता है ग्लूकागॉन और कॉर्टिसोल दोनों ही स्ट्रेस हार्मोन है जो से प्रमोट करते हैं, और रेस्ट्रिक्ट करता है इंसुलिन, क्योंकि ग्लूकोज का लेवल इंसुलिन ब्लड में बढ़ने नहीं देता, वो हाइपोग्लाइसेमिक है, और ग्लूकागॉन और कॉर्टिसोल हाइपरग्लाइसेमिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 151। आफ्टर इम्प्लांटेशन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस अपीयर ऑन द ट्रोफोब्लास्ट कॉल्ड कोरियोनिक विली व्हिच आर सराउंडेड बाय यूट्राइन टिश्यू एंड मैटरनल ब्लड। हमें पता है कि जो ब्लास्टोसिस होता है उसके पेरिफेरी में होता है ट्रोफोब्लास्ट, और ट्रोफोब्लास्ट जब भी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनाते हैं वो एंडोमेट्रियम को कोरोट करके अंदर के तरफ जाते हैं, अंदर जाके मैटरनल ब्लड पूल से मिलते हैं, और साथ ही साथ उसके सराउंडिंग एरिया में मैटरनल यूट्राइन टिश्यू रहता है जो कि डेसिडुआ बैसिलरिस भी बोला जाता है। तो एंडोमेट्रियम के आसपास का टिश्यू, मैटरनल ब्लड पूल के कैपिलरीज, उससे एनास्टोमोज होते हैं, साथ ही साथ जो कोरियोनिक विली निकलता है ब्लास्टोसिस से आफ्टर इम्प्लांटेशन, तब जाके फेटोमेटरनल ऑर्गन बनता है प्लेसेंटा, और प्लेसेंटा बनने में ऑलमोस्ट 3 मंथ्स लग जाता है फुल डेवलपमेंट होने में। तब तक HCG कॉर्पस ल्यूटियम जो है ना हमारे ओवरी में, उसे टिका के रखता है, जिससे कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल ब्लड में हाई रहे, इसका रेशियो, और प्रेगनेंसी टिक पाए या जेस्टेशन पीरियड में कोई प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखेंगे 152। क्वेश्चन नंबर 152 में मैच द कॉलम विथ रेफरेंस टू फ्रॉग एनाटॉमी। इसमें देखो फ्रॉग एनाटॉमी में अगर तुम्हें स्मेल पूछा, ए का आपका आ रहा है 3, तो नेजल एपिथेलियम होगा, वो से पता ही चल जा रहा है। क्रेनियल नर्व्स अगर पूछा, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का ये पार्ट है, और टच का अगर पूछा है तो आपका सेंसरी पेपिली है, क्योंकि इसमें पेपिली टच से रिलेटेड है, और मेडुला ऑब्लोंगेटा से रिलेटेड है फोरामन मैग्नम, क्योंकि वहीं से मेडुला ऑब्लोंगेटा निकल के स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट करता है। ओके, तो इसमें आंसर आपका बी आ रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 153। क्वेश्चन नंबर 153 बायोटेक्नोलॉजी से है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द एप्लीकेशन ऑफ ट्रांसजेनिक एनिमल्स। द फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ रोजी प्रोड्यूस मिल्क कंटेनिंग ह्यूमन प्रोटीन अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन। ये आपको देख के ही पता चल गया होगा, ये गलत है, क्योंकि इट्स रिलेटेड टू द ड्रग एम्फाइसिमा, ये एम्फाइसिमा का ड्रग है। ट्रांसजेनिक माइस आर बीइंग डेवलप्ड टू टेस्ट द सेफ्टी ऑफ द पोलियो वैक्सीन बिफोर ह्यूमन यूज, ये हमने डिस्कस किया था थोड़ी देर पहले, करेक्ट है। इन केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर मेड मोर सेंसिटिव टू टॉक्सिक सब्सटेंसेस देन नॉन ट्रांसजेनिक एनिमल्स। ये करेक्ट है कि ट्रांसजेनिक बनने के बाद वो और ज़्यादा ससेप्टेबल, वो सेंसिटिव हो जाते हैं, बिकॉज उसका अपना जीन नहीं है, हमने दूसरे का जीन डाल के उसे ट्रांसफॉर्म किया है, तो ऑटोमेटिकली उस केमिकल से, उस चीज़ से वो बहुत फास्ट रिएक्शन शो करता है, तो ये करेक्ट है। द फोर्थ वन इज द मिल्क फ्रॉम रोजी कंटेन 2.4 grams ऑफ ह्यूमन प्रोटीन पर लीटर एंड वॉज न्यूट्रिशनली मोर बैलेंस फॉर ह्यूमन बेबीज देन नेचुरल काउ मिल्क। तो इसमें आपको पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, तो 2, 3, 4 करेक्ट है और 1 गलत है, वो तो साफ साफ आपको पता ही चल रहा होगा। नेक्स्ट अभी हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 154। क्वेश्चन नंबर 154 इवोल्यूशन से है। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड आइडेंटिफाई द रॉन्ग वन। होमो हैबिलिस हैड अ ब्रेन कैपेसिटी ऑफ 650 to 800 cc, ये करेक्ट है, क्योंकि होमो इरेक्टस में 900 है, निएंडरथैल में 1400 है। सेकंड में है ड्रायोपिथेकस और रामापिथेकस एग्जिस्टेड 50 मिलियन ईयर्स अगो, 50 नहीं 15 मिलियन ईयर्स अगो, इसलिए ये गलत हो गया। ठीक है, आंसर यही है। द फर्स्ट ह्यूमन लाइक बीइंग ऑन द अर्लीस्ट होमिनिड वाज होमो हैबिलिस, ये करेक्ट है। प्री हिस्टोरिक केव आर्ट डेवलप्ड 18,000 ईयर्स अगो, ये भी करेक्ट है। एग्रीकल्चर शुरू हुआ था 10,000 ईयर्स अगो। केव पेंटिंग शुरू हुआ था भीमबेटका रीजन डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। ये चीज बार बार रिपीट करते रहना, क्योंकि यहाँ पे आपको
डिवीजन चाहिए तब आपको ध्यान रह जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 155। क्वेश्चन नंबर 155 एनिमल किंगडम से है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एक्यूरेटली डिस्क्राइब फीचर्स शेयर्ड बाय बोथ कॉन्ड्रिक्थिस एंड ऑस्ट्रिक्थिस? द स्किन इज टफ एंड कंटेन्स माइन्यूट स्केल प्लेकोइड सैक्लोइड टिनोइड दैट आर डर्मल इन ऑरिजिन। ये करेक्ट है क्योंकि एपिडर्मल स्केल होता है रेप्टाइल में, डर्मल इन फिश। द प्रेजेंस ऑफ ए परसिस्टेंट नोटोकॉर्ड थ्रू आउट लाइफ इज अ डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बोथ द क्लासेस। ये गलत है क्योंकि नोटोकॉर्ड परसिस्ट थ्रू आउट द लाइफ इज अ फीचर ऑफ कॉन्ड्रिक्थिस। बोथ ग्रुप्स यूटिलाइज अ काउंटर करंट एक्सचेंज मैकेनिज्म इन their gills for efficient oxygen extraction। हमें पता है कि फिशेस डिसॉल्व ऑक्सीजन को लेते हैं पानी से और ये इसी गिल्स के थ्रू ही पॉसिबल होता है, ठीक है, काउंटर करंट बोलते हैं उसे। नेक्स्ट है नंबर 4, बोथ क्लासेस बिलोंग टू द डिवीजन ऑफ नेथोस्टोमेटा मीनिंग दे पॉजेस ट्रू जॉज। तो अभी हम देखेंगे इसमें ट्रू जॉ है कि नहीं। हाँ है, क्योंकि एग्नाथा में ट्रू जॉ नहीं होता, वो जॉलेस है, बाकी ये दोनों है। तो इसमें आपको पूछा है सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो करेक्ट ऑप्शन में आपका आ रहा है 1, 3 और 4, इसलिए आपको आंसर मार्क करना था सी। हमेशा आप याद रखना कुछ नए नए वर्ड्स आपको डाल रहे हैं हम लोग यहाँ पे, जिससे कि अगर कुछ पोर्शन 5% हो या तो मान लो 7%, थोड़ा सा एक्स्ट्रा बाहर से पूछा भी, आप उससे कनेक्ट कर पाओ। ओके, ये प्रैक्टिस जरूरी है बिफोर एग्जाम। अभी हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 156। क्वेश्चन नंबर 156, in human the ribs are described as bicephalic because each rib has 2 articulation surface on its dorsal end। ये चीज मैं एक चीज बता दूं कि वर्टिकल कॉलम से सभी रिब्स कनेक्ट होते हैं, लेकिन हर रिब्स का 2 कनेक्शन पॉइंट होता है। 1 rib with 2 connection point in the dorsal side, this is bicephalic। इस पार्ट को bicephalic बोलते हैं। ओके, ये ध्यान रखना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 157। क्वेश्चन नंबर 157 में विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ये आपको पूछा है केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन से। फॉल इन ब्लड कैल्शियम विल रिजल्ट इन सिक्रेशन ऑफ पैराथॉर्मोन। हमें पता है कि जब भी ब्लड में कैल्शियम लेवल कम होता है, सर्कुलेटिंग लेवल ऑफ कैल्शियम इज अ सिग्नल टू पैराथायरॉयड ग्लैंड कि अभी पैराथॉर्मोन को आना है या नहीं आना है। ब्लड में अगर कैल्शियम लेवल फॉल करेगा तो पैराथॉर्मोन आएगा, इसका मतलब ये स्टेटमेंट करेक्ट है, ये ऑप्शन करेक्ट है। नंबर बी, कैल्सिटोनिन एंड पैराथॉर्मोन एंटागोनिस्टिक। यस, बिकॉज कैल्सिटोनिन का मेन काम होता है बोन का कैल्शियम लेवल को बढ़ाना, ब्लड के कैल्शियम लेवल को घटाना, और इधर आपका पैराथॉर्मोन का काम है ब्लड के कैल्शियम लेवल को बढ़ाना और बोन के से कैल्शियम लेके उसे रेगुलेट करना, घटाना भी बोल सकते हैं। नंबर सी, टेट्राआइडोथायरोनिन इज आल्सो कॉल्ड थाइमोसिन। ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, बिकॉज हमें पता है कि टेट्राआइडोथायरोनिन इज T4 दैट इज थायरॉक्सिन। वहाँ पे आप अगर फास्ट पढ़ के चले गए, THY देखा और पीछे नहीं देखा, तो यहाँ पे गलत कर सकते हो। बहुत ईजी था ये क्वेश्चन। स्टंटेड ग्रोथ, मेंटल रिटार्डेशन, लो IQ आर सिम्टम्स ऑफ क्रिटिनिज्म इन इन्फेंट्स। यस, अगर किसी मदर का ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कोई हाइपोथायराइडिज्म का प्रॉब्लम हो तो तब न्यूबॉर्न बेबी में क्रिटिनिज्म पाया जाता है। लो IQ, मेंटल रिटार्डेशन हो सकता है, डीफ म्यूटिज्म हो सकता है, स्किन का जो एबनॉर्मल स्किन हो सकता है। दिस आर द फीचर ऑफ द न्यूबॉर्न बेबी, वो याद रखना, इन्फेंट्स में होता है। वो आगे भी कैरी आउट करेगा, लेकिन इट्स रिलेटेड टू द हाइपोथायराइडिज्म ऑफ मदर। बिफोर द बर्थ ऑफ चाइल्ड ही प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। ओके, बट ये कंडीशन चिल्ड्रन में पाया जाता है, नॉट इन मदर, वो ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 158 देखेंगे अभी। क्वेश्चन नंबर 158 भी एनिमल किंगडम से है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, ये बताना है। इन टॉर्पेडो दैट इज इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स आर कैपेबल ऑफ जनरेटिंग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक शॉक, ये करेक्ट है। क्लैस्पर्स आर फाउंड इन कार्टिलेजिनस फिशेस, यस, क्योंकि वो उसे सेक्सुअली डायमॉर्फिक बनाता है, मेल में होता है। एम्फीबियन स्किन इज मॉइस्ट एंड थिक स्केल नहीं होता है, इसमें स्केल ही एब्सेंट है, तो ये गलत हो गया। बर्ड्स आर पोइकिलोथर्मस नहीं होता है, होम्योथर्मस होता है, ये गलत हो गया। द मोस्ट यूनिक मैमेलियन कैरेक्टरिस्टिक presence of milk producing mammary glands by which the young ones are nourished, ये करेक्ट है। तो इसमें 2 गलत है। आपको पूछा है which of the following statements are true और false। अगर हम देखेंगे 1 ट्रू है, 2 ट्रू है और 5 ट्रू है, तो 1, 2, 5 ट्रू है और 3 और 4 इसमें आ रहा है फॉल्स, तो आंसर आपका बी आ रहा है। तब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 159। क्वेश्चन नंबर 159 स्टेटमेंट 1 में है, ग्लोमेरुलस अलोंग विद बोमेन्स कैप्सूल इज कॉल्ड रीनल कार्पास्कल। हमें पता है कि जब भी ग्लोमेरुलस और बोमेन्स कैप्सूल एक साथ रहते हैं उसे हम रीनल कार्पास्कल या मेल्पिजियन बॉडी बोलते हैं, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। स्टेटमेंट नंबर 2 में है, रीनल कार्पास्कल, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो कि हाईली कॉल्ड ट्यूब्स है ऑफ द नेफ्रॉन आर सिचुएटेड इन द कॉर्टिकल रीजन ऑफ द किडनी, ये भी करेक्ट है। तो ऐसे सिंपल क्वेश्चंस भी आते हैं, तो इसमें बहुत सिंपल था ये क्वेश्चन, इसमें आंसर आपका ए था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 160।
क्वेश्चन नंबर 160 स्टेटमेंट 1 में है हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल स्टेट्स दैट इन द एब्सेंस ऑफ डिस्टर्बिंग इन्फ्लुएंसेस जीन फ्रीक्वेंसीज ऑफ द लार्ज पॉपुलेशन ऑफ सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म डू नॉट चेंज प्रोवाइडेड दैट मेटिंग ऑकर्स एट रैंडम। देखा गया जो हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल है ये जनरली अगर कोई भी डिस्टर्बेंसेस नहीं है लाइक नेचुरल सिलेक्शन, म्यूटेशन, जीन फ्लो, जेनेटिक ड्रिफ्ट, तो हार्डी-विनबर्ग लॉ इज एप्लीकेबल फॉर लार्ज इरेगुलर रैंडम मेटिंग पॉपुलेशन। तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट आ रहा है बिकॉज उन्होंने बोला है कि कोई भी डिस्टर्बेंस अगर नहीं है और रैंडमली वो मेट कर रहे हैं तो वहां पे एलिलिक फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू 1 होगा और कांस्टेंट रहेगा जनरेशन आफ्टर जनरेशन। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट नंबर 2 में है द डिस्टर्बिंग इन्फ्लुएंसेस इंक्लूड इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स एंड कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। ये गलत है क्योंकि डिस्टर्बिंग इन्फ्लुएंसेस इंक्लूड नेचुरल सिलेक्शन, म्यूटेशन, जेनेटिक ड्रिफ्ट, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, जीन फ्लो और जीन माइग्रेशन। 5 फैक्टर्स आर देयर जो हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम को ब्रेक कर सकता है और जीरो इवोल्यूशन का कांसेप्ट या तो एलिलिक फ्रीक्वेंसी रिमेन कांस्टेंट जनरेशन आफ्टर जनरेशन इस चीज को डिस्टर्ब कर सकता है। ओके, तो इसमें आंसर आपको मार्क करना था सी। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 161 जो कि आपको केमिकल कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेशन से है। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड फाइंड आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। Adenohypophysis consists of 2 portions, pars distalis and pars intermedia. However, in human the pars intermedia is almost merged with pars distalis. ये करेक्ट है बिकॉज बाकी मैमल में 3 पाउचेस है, एंटीरियर पाउच, पोस्टीरियर पाउच, मेडियन लोब है। मेडियन लोब में रहता है पार्स इंटरमीडिया, बट इन केस ऑफ ह्यूमन पार्स इंटरमीडिया पार्स डिस्टलिस के साथ ऑलमोस्ट मार्च्ड है एंड इज प्रेजेंट और एक्कोमोडेटेड इनसाइड द एडिनोहाइपोफाइसिस ओनली। और पार्स डिस्टलिस को एडिनोहाइपोफाइसिस एंटीरियर पिट्यूटरी ह्यूमन में बोलते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है। द पार्स डिस्टलिस इज कॉल्ड एंटीरियर पिट्यूटरी एंड पार्स इंटरमीडिएट इज कॉल्ड पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ये तो गलत है, ठीक है, क्योंकि गलत होगा ही ये। न्यूरोहाइपोफाइसिस इज कॉल्ड पार्स नर्वोसा एंड स्टोर्स एंड रिलीज 2 हार्मोन्स कॉल्ड ऑक्सीटोसिन एंड वेसोप्रेसिन। ये करेक्ट है क्योंकि न्यूरोहाइपोफाइसिस के अंदर डायरेक्टली एक्सॉन आता है हाइपोथैलेमस का और ऑक्सीटोसिन और एडीएच को छोड़ के जाता है, वो बस स्टोर और रिलीज करता है। सीक्रेट भी करेक्ट होगा पर सिंथेसाइज एंड प्रोड्यूस्ड न्यूरोहाइपोफाइसिस के अगेंस्ट में करेक्ट नहीं होगा। नेक्स्ट है एंटीरियर पिट्यूटरी रिलीजेस 9 हार्मोन्स एंड पार्स इंटरमीडिएट रिलीजेस ओनली 1 हार्मोन। ये गलत है क्योंकि यहाँ पे 9 नहीं 6 होगा तब करेक्ट होता है, ये गलत हो गया। पार्स डिस्टलिस प्रोड्यूसेस 6 हार्मोन GH, PRL, TSH, ACTH, LH एंड FSH जो कि गोनाडोट्रोपिन्स है। इन दैट बेसिस ये भी करेक्ट है। तो इसमें गलत आ रहा है आपका D और B और D। तो इसमें आपको पूछा है इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, तो B एंड D है, दैट इज ऑप्शन B आपको इसमें मार्क करना था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 162। क्वेश्चन नंबर 162 आपको ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस से पूछा है। पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 एट द एल्वियोली एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड आर रिस्पेक्टिवली 40-40, दोनों ये 40 है। और बाकी का भी आप देख के पढ़ के रखना क्योंकि ऐसे तुरंत ध्यान नहीं भी रह सकता, इसमें भी रिवीजन चाहिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 163। क्वेश्चन नंबर 163 में द टाइप ऑफ एपिथेलियम शोन इन द गिवन फिगर इज नॉट फाउंड इन द लाइनिंग ऑफ। पहले तो ये क्या है, स्क्वामश है, तो फेलोपियन ट्यूब स्क्वामश में रहता नहीं है, मतलब फेलोपियन ट्यूब के अंदर स्क्वामश नहीं है, सिलिएटेड एपिथेलियम है। ब्लड कैपिलरीज लूपोफेनली एल्वियोली में होता है। ओके, ये भी सिंपल क्वेश्चन था एनिमल टिश्यू से। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 164। 164 में कंसिडर द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो। इसमें है फर्स्ट ए में इन द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ ग्लाइकोजन द लेफ्ट एंड इज रिफर्ड टू एज नॉन रिड्यूसिंग। हमें पता है कि लेफ्ट एंड ग्लाइकोजन में नॉन रिड्यूसिंग है, राइट एंड रिड्यूसिंग है, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है जो कि बायोमोलिक्यूल के पॉलीसेक्राइड में मेंशन है। सम पोर्शंस ऑफ द प्रोटीन थ्रेड आर अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ अ हेलिक्स। ये हमें पता है, ये प्रोटीन स्ट्रक्चर में मेंशन है कि सम प्रोटीन का जो हेलिक्स होता है हाईली कॉइल्ड रहता है एंड दिस इज करेक्ट। ओके, द प्राइमरी स्ट्रक्चर प्रोटीन कंटेन ओनली डाइसल्फाइड लिंकेजेस, ये डाइसल्फाइड बॉन्ड नहीं, उसमें पेप्टाइड बॉन्ड होगा, तो ये गलत है, तो ये ऑप्शन आपका गलत आया। नेक्स्ट इन प्रोटीन्स ओनली राइट हैंडेड हेलिसेस आर ऑब्जर्व्ड, ये करेक्ट है। तो इसमें आपको पूछा है कि कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट आ रहा है, यहाँ पे जो लिखा है, तो ओनली सी इज इनकरेक्ट, बाकी इसमें करेक्ट है। ये बायोमोलिक्यूल के स्टेटमेंट है, आप एक बार रीडिंग करोगे तो आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 165। क्वेश्चन नंबर 165 assertion में the normal E. coli cells do not carry resistance against antibiotics such as ampicillin, chloramphenicol, tetracycline और kanamycin, correct है। According to biotechnology, normal natural E. coli bacteria में antibiotic resistant gene नहीं रहते हैं, ये correct है। Next है reason, the presence of antibiotic resistant genes in a cloning vector like PBR322 is essential to distinguish between transformant and non-transformant। तो इसमें आपका assertion भी correct है, reason correct है, आपको पूरा पता ही चल रहा है
है कि रीजन असर्शन को एक्सप्लेन यहाँ पे नहीं कर रहा है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 166। स्टेटमेंट 1 में दिया है, ये कॉकरोच का है क्वेश्चन, मोज़ेक विजन हैज मोर सेंसिटिविटी बट लेस रेजोल्यूशन बीइंग कॉमन ड्यूरिंग नाइट हैंस कॉल्ड नॉक्टर्नल विजन। हमें पता है कि उसमें 2000 ओमेटिडिया होता है वन कंपाउंड आई में, और वो शो करते हैं मोज़ेक विजन, दैट इज अपोजिशन विजन, साइड बाय साइड इमेजेस बनते हैं। नॉक्टर्नल इसलिए है क्योंकि डीम लाइट में वो अच्छे से देख सकते हैं, ज़्यादा लाइट गिरने से सेंसिटिविटी बहुत हाई है इसलिए वो देख ही नहीं पाते अच्छे से। ओके, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। सेकंड में है स्टेटमेंट में द नर्वस सिस्टम ऑफ कॉकरोच कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ फ्यूज सेगमेंटली अरेंज्ड गैंग्लिया। तो हमें ये पता है कि गैंग्लिया अगर हम देखेंगे ऐसे तो 10 है, लेकिन टोटल नीचे वाला पेरिफेरल रीजन में 9 है। 3 रहता है आपके थोरैक्स में और 6 रहता है एब्डोमेन में, और हेड में 1 है जो कि सुप्राएसोफेजियल गैंग्लिया है, तो ये वेंट्रल साइड में है और ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो इसलिए इसमें आंसर आपको मार्क करना था डी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 167। क्वेश्चन नंबर 167 ये आपको बॉडी फ्लूइड से पूछा है। इन द कंटेक्स्ट ऑफ द कार्डियक साइकिल टी वेव ऑकर्स ड्यूरिंग विच मैकेनिकल फेज। यहाँ पे आपको लगेगा मे भी बाहर से पूछा, लेकिन हमेशा याद रखना ये एनसीईआरटी का ही है, क्योंकि वेंट्रिकुलर फेज का 2 पार्ट है, एक इनिशिएशन वाला, एक फर्दर राइज ऑफ प्रेशर वाला। तो उसमें वेंट्रिकुलर सिस्टोल इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट फेज। फर्स्ट पार्ट इज इनिशिएट हो रहा है, सेकंड पार्ट इज सेमिनल बल्ब जब खुल रहा है। सो अगर हम इसमें देखेंगे कि टी वेव जो होता है दैट इज रीपोलराइजेशन कब होता है, लेट वेंट्रिकुलर सिस्टोल में होता है। ओके, जब लेट वेंट्रिकुलर सिस्टोल चल रहा होता है, रीपोलराइजेशन हो रहा होता है, वो सिस्टोल में रहता है, लेकिन वो डीपोलराइजेशन नहीं बोलते। डीपोलराइजेशन इज डिफरेंट। डीपोलराइजेशन में आपका इनफ्लक्स ऑफ सोडियम होना या तो करंट है सिस्टम में, ये मीन कर रहा है। लेकिन जो सिस्टोल है ना, सिस्टोल का मतलब है उस एरिया में अभी भी सिस्टम अभी भी रेस्ट में नहीं आया है। रेस्ट में आएगा आफ्टर टी, जिसको हम लोग बोलेंगे एंड ऑफ सिस्टोल। अभी भी वेंट्रिकल कंट्रैक्ट ही कर रहा है, इसीलिए जो टी वेव में आएगा लेट वेंट्रिकुलर सिस्टोल बोलेंगे, इनिशिएशन वाला नहीं, लेट वेंट्रिकुलर सिस्टोल। ये एनसीईआरटी के बाहर बिल्कुल नहीं है, ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। आप ये सब देख के फिर फाइनल एग्जाम के लिए रेडी हो। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 168। क्वेश्चन नंबर 168 उससे है आपका एनिमल किंगडम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट मैचिंग ऑफ द फाइलम इन इट्स सीलोम एंड डिस्टिंक्टिव फीचर्स। फाइलम में टिनोफोरा है, एसिलोमेट लिखा है, करेक्ट है। कॉम्प्लीट्स फॉर लोकोमोशन करेक्ट है। मोलास्का सिलोमेट है, एक्सटर्नल स्केलेटन ऑफ शेल यूजुअली प्रेजेंट, ये भी करेक्ट है। हेमिकॉर्डिटा सिलोमेट है, वर्म लाइक बॉडी दैट इज प्रोबोसिस कॉलरस ट्रंक है, ये भी करेक्ट है। कॉर्डेटा करेक्ट है, सिलोमेट करेक्ट है। यहाँ पे क्या है गलत देखते हैं, आंसर डी है इसमें। नोटोकॉर्ड ठीक है, वेंट्रल नहीं डॉर्सल। होलो नर्व कॉर्ड गिलसेल सप्रेजेंस में डॉर्सल होगा, वेंट्रल नहीं, तो इसलिए गलत है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 169। क्वेश्चन नंबर 169 आपको पूछा है हेमंतल्टन डिजीज से विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द प्रोडक्शन ऑफ हेपेटाइटिस बी वैक्सीन यूजिंग रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। इसमें फर्स्ट आंसर करेक्ट है कि वैक्सीन कंसिस्ट ऑफ 3 द एंटायर पैथोजन दैट इज बीन जेनेटिकली वीकेंड इन अ ईस्ट होस्ट। तो इसमें ये इनकरेक्ट है, क्योंकि बाकी ऑप्शन में आप देखो द ईस्ट इज यूज्ड एज अ होस्ट ऑर्गेनिज्म टू अलाउ द लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ एंटीजन। द वैक्सीन इज कंपोज्ड ऑफ एंटीजेनिक पॉलीपेप्टाइड rather than the whole virus. This approach significantly increases availability of the vaccine for global immunization program. हम RDNA टेक्नोलॉजी से वैक्सीन क्यों बनाते हैं, जिससे कि लार्ज प्रोडक्शन हो और हम डिमांड फुलफिल कर पाए कम टाइम में। हमने ईस्ट यूज़ किया है, उसका जीन जो वायरस का जीन है उसमें डाला है, उसे एक्सप्रेस करके जो भी रिकम्बिनेंट पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन है उसे निकाल के फिर हमने वैक्सीन के तौर पे किसी को दिया है। सो इन दैट वे अगर हम देखें, हम होल वायरस, होल माइक्रोब्स इसमें यूज़ नहीं कर रहे हैं। होल माइक्रोब्स यूज़ करना, उसे एटीन्यूएटेड करके डालना, ये सब फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन का फीचर है। सेकेंड जनरेशन वैक्सीन के फीचर में RDNA टेक्नोलॉजी अप्लाई हो रहा है और ऑटोमेटिकली उसमें कोई भी अगर हम वो लेंगे, होस्ट लेंगे, उसमें हम वो जीन को एक्सप्रेस करा के फिर उसके प्रोटीन को हम डालेंगे इन द फॉर्म ऑफ वैक्सीन, यूज़ करेंगे इन द फॉर्म ऑफ वैक्सीन। तो इसमें इनकरेक्ट पूछा था, तो आंसर इसमें ए आ रहा है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 170। क्वेश्चन नंबर 170 बायोटेक से है, microbes से है, सॉरी। Which of the following describes the most critical reason why nucleopolyhedroviruses are preferred to integrated pest management program for ecologically sensitive areas? ये आपके बुक में ही लिखा हुआ है, ये ध्यान रखना। The exhibit a specific narrow spectrum insecticidal application ensuring to impact on non-target insect। हमें ये पता है कि वैक्यूलोवायरस का जो जीनस है वो न्यूक्लियोपॉलीहेड्रोस वायरस है और बायोकंट्रोल एजेंट्स में जितने भी है द टारगेट इज नैरो नॉट ब्रॉड। एंड यहाँ पे वैक्यूलोवायरस में एक चीज
चीज़ याद रखना है कि वो स्पेसिफिक है, इंसेक्ट को टारगेट करता है, कुछ आर्थ्रोपोड्स को भी टारगेट करता है, बाकी जो उसका टारगेट नहीं है उसे वो कुछ नहीं करता, वर्ड्स हो, मैमल्स हो या बाकी आर्थ्रोपोड्स हो, बाकी इंसेक्ट हो, उसे वो टारगेट नहीं करता। तो बेस्ट आंसर इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया में जहाँ पे तुम्हें हर एक के साथ रह के अपने सिस्टम को वो करना है, हेल्प करना है, एनहांस करना है, हेल्दी रखना है इकोसिस्टम को। सो इन दैट रेफरेंस अगर हम देखेंगे ये करेक्ट आ रहा है ए, क्योंकि वो नैरो स्पेक्ट्रम है, वो ध्यान रखना है। ओके चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 171। Question number 171, which of the following statement regarding the function of bioreactor is incorrect? बायोटेक्नोलॉजी से है, it is used for the large production of the biomass or specific metabolites using microbial plant, animal cells, everything. हमें पता है कि बायोरिएक्टर एक एरोबिक फर्मेंटर है जिसकी कंटिन्यूस फ्लो ऑफ ब्रॉथ को हम मेंटेन करते हैं, पीएच मेंटेन करते हैं, उसमें हम माइक्रोब्स, एनिमल सेल, प्लांट सेल ग्रो करते हैं, उसमें सॉल्ट, विटामिन ये सब ऐड करते हैं, टेम्परेचर कंट्रोल करते हैं, स्टीरर यूज करते हैं जिससे कि ऑक्सीजन और रिएक्टेंट अच्छे से मिक्स हो पाए, कार्ब बेस रखते हैं जिसमें रिएक्टेंट और ऑक्सीजन अच्छे से मिक्स हो पाए, वो अच्छे से एक्सपोनेंशियल फेज तक पहुंच पाए, फिर उसका प्रोटीन को एक्सप्रेस करे, फिर हम कलेक्ट करते हैं। तो इसमें आपको पूछे इनकरेक्ट कौन सा है? नंबर बी, द डिस्चार्ज फ्रॉम द बायोरिएक्टर कंटेन्स अ फाइनल प्यूरिफाइड एंड क्लिनिकली ग्रेड प्रोडक्ट फॉर द मार्केटिंग। नो, ये डाउनस्ट्रीमिंग से रिलेटेड कर रहा है। जब भी हम बायोसिंथेटिक्स फेज में बोलेंगे उसका मेन एम है तो एक्सप्रेशन ऑफ द प्रोटीन, या तो माइक्रोब्स में, या तो प्लांट है, या तो एनिमल सेल्स में, आप उसको देखना है। लेकिन प्यूरिफाइड वे में उसको प्यूरिफिकेशन करेंगे आफ्टर बायोसिंथेटिक स्टेज, जो कि डाउनस्ट्रीमिंग स्टेप है जिसमें हम प्यूरिफाई, सेपरेट करते हैं, प्यूरिफाई करते हैं, उसके बाद हम उसको प्रिजर्व करते हैं, क्वालिटी कंट्रोल करते हैं, अगर ड्रग्स है तो हम क्लिनिकल ट्रायल में देंगे, फिर उसके बाद मार्केटिंग करेंगे। सो इन दैट बेसिस प्यूरिफाइड प्रोडक्ट लिखा है तो इसलिए गलत है। अब नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 172। क्वेश्चन नंबर 172 हेमातल्तन डिजीज से है। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। रूमेटॉइड आर्थराइटिस इज एन ऑटोइम्यून डिजीज, करेक्ट। प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स इज लो इंटेंसिटी, करेक्ट, क्योंकि इनिशियली जब माइक्रोब्स एंटर करता है, पैथोजन एंटर करता है, बॉडी को उसको समझने में, बूझने में, अडप्ट करने में टाइम लगता है, और इसका इंटेंसिटी थोड़ा सा स्लो रहता है, लो रहता है, मेमोरी सेल जनरेट करता है, और जब वही पैथोजन दोबारा एंटर करता है तो एनामनेस्टिक रिस्पॉन्स होता है जिसे हम बोलते हैं सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स। तो सेकेंड वाला भी करेक्ट है। थर्ड में इंटरफेरॉन कंस्टिट्यूट द साइटोकाइन बैरियर ऑफ इम्यूनिटी, ये करेक्ट है कि आपको पता है इंटरफेरॉन वायरली इन्फेक्टेड सेल सिक्रीट करते हैं जिससे कि वो अलार्म कर पाए सिस्टम को, बाकी सेल को, कि वायरस मेरे अंदर है, मैं कुछ सिग्नल दे रहा हूँ, तुम अपने आप को बचाओ, या WBC एक्टिवेशन के लिए हेल्पफुल है। थर्ड में है बी एंड टी लिम्फोसाइट्स फॉर्म द सेलुलर बैरियर, तो इसमें अगर हम देखेंगे वो सेलुलर बैरियर नहीं बना रहा है, इसमें जो 4 है वो गलत है, क्योंकि सेलुलर बैरियर में आपको बाकी WBC मिलेंगे और एक्वायर्ड इम्यूनिटी के केस में आपको BNC टी सेल्स मिलेंगे। सेलुलर बैरियर में PMNL है, मैक्रोफेजेस है, डेंड्राइटिक सेल्स है, ये सब आके एंटर करेगा, नेचुरल किलर सेल्स है। ओके, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है 173 में है आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट। इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस आर आइडियल कंट्रासेप्टिव फॉर फीमेल्स हु वांट टू डिले प्रेगनेंसी और स्पेस चिल्ड्रन, ये करेक्ट है, क्योंकि IUD इज कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट मेथड इन इंडिया, और फीमेल जो होते हैं ऑरल कंट्रासेप्टिव पिल्स ज़्यादा यूज़ करना पसंद करती है बाय फीमेल, बट इंडियन गवर्नमेंट के हिसाब से अगर एक वो देखा गया, NCERT में लिखा है IUD इज कंसिडर्ड द बेस्ट मेथड, आइडियल मेथड। ऑरल कंट्रासेप्टिव्स कंटेन एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रोजन, ये करेक्ट है। लीप फ्लूस इज अ नॉन मेडिकेटेड IUD, ये भी करेक्ट है, बाकी सब मेडिकेटेड है। सहील इज स्टेरॉइडल नहीं, इसमें गलती आपको मिल जाना चाहिए था कि स्टेरॉइडल नहीं है। 1 से वीक पिल है, ये भी करेक्ट है, पीछे वाला बस ये गलत था। ठीक है, 174 देखेंगे अभी। 174 माइक्रोब से है। लार्ज होल्स इन स्विस चीज आर ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ CO2 बाय बैक्टीरियम कॉल्ड प्रोपेनियोबैक्टीरियम शर्मानी, ये ऐसे करेक्ट है। रॉकेफोर्ट चीज इज रिपेंड बाय द ग्रोइंग स्पेसिफिक फंजाई, नहीं, इसमें फंजाई है बट पेनिसिलियम रॉकेफोर्टी है, तो ये गलत है, ये सही है, तो इसमें आंसर आपको ये मार्क करना था। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 175। क्वेश्चन नंबर 175 में विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द फीचर्स एंड आउटकम्स ऑफ डिसरप्टिव नेचुरल सिलेक्शन, ये इवोल्यूशन से है। इसमें आपको पूछा इनकरेक्ट, इट फेवर्स इंडिविजुअल्स एट बोथ एक्सट्रीम्स एंड द फिनोटाइपिक डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, हमें पता है डिसरप्टिव डाइवर्सिफाइंग होता है, जो कि डार्विन फिंचेस और मर्सिबल रेडिएशन उसका एग्जाम्पल है, और वो स्पेसिएशन के अगेंस्ट में नहीं होता, तो फर्स्ट वाला ऑप्शन करेक्ट है। सेकेंड में है इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ 2 पिक्ड कार्व फॉर अ प्रीवियसली बेल शेप्ड कार्व, क्योंकि इंटरमीडिएट को
को सपोर्ट करता है ग्रो करने में, इंटरमीडिएट नहीं सॉरी एक्सट्रीम्स को सपोर्ट करता है ग्रो करने में, तो ए भी करेक्ट है। इट इंक्रीजेस फ्रीक्वेंसी ऑफ मीन फिनोटाइप इन अ पॉपुलेशन, नो, ये लिंक कर आपका स्टेबिलाइजिंग से, इसलिए सी इसमें गलत है। एंड मोस्ट केसेस ऑफ एडाप्टिव रेडिएशन आर ड्रिवन बाय दिस टाइप ऑफ सिलेक्शन, जो मैंने अभी बोला था। मेन कैरेक्टर वैल्यू जिसमें ज़्यादा बढ़ जाता है, पिग्स गेट हायर एंड नैरोअर, दिस थिंग्स आर लिंक्ड टू स्टेबिलाइजिंग सिलेक्शन। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 176। 176 असर्शन और रीजन में है। देखते हैं असर्शन में क्या है। हार्मोन्स लाइक एपिनेफ्रिन एंड एफएसएच डू नॉट एंटर द टारगेट सेल टू इनिशिएट फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स। हमें पता है एपिनेफ्रिन एमाइन डेरिवेटिव है, एफएसएच भी प्रोटीन है, ग्लाइकोप्रोटीन प्रोटीन बोल सकते हो। रीजन दिया है, दिस हार्मोन्स आर अमाइनो एसिड डेरिवेटिव्स ऑफ पेप्टाइड्स दैट इंटरैक्ट मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर टू जनरेट सेकेंडरी मैसेंजर लाइक सीएमपी साइक्लिक एडेनोसाइन मोनोफॉस्फेट, जो कि एक न्यूक्लियोटाइड है, और IP3 इनोसिडोल ट्राइफॉस्फेट। तो इसमें असर्शन रीजन दोनों करेक्ट है और रीजन असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है, तो इसलिए 176 में आंसर ए आएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 177। क्वेश्चन नंबर 177 में दिया है, कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट्स इन ह्यूमन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। इसमें 1 to 5 कुछ फीचर्स है, आपको बताना है इसमें कि पोस्ट इम्प्लांटेशन कौन कौन से हैं। अब देखो इसमें डिवाइड करके आपको देखना पड़ेगा पोस्ट इम्प्लांटेशन एंड प्री इम्प्लांटेशन, तो इसमें आंसर आपका ऐसे बी आ रहा है, दैट इज 3 and 4, ये पोस्ट इम्प्लांटेशन। अब देखो फॉर्मेशन ऑफ मोरूला, ये इम्प्लांटेशन का पहले का स्टेप है, 8 to 16 सेल स्टेज। अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट टू द एंडोमेट्रियम, इम्प्लांटेशन हो रहा है, हुआ नहीं है, ठीक है। सिक्रीशन ऑफ HCG बाय ट्रोफोब्लास्ट सेल, इम्प्लांटेशन के बाद होता है, जिससे कि कॉर्पस ल्यूटेम मेंटेन कर पाए। इनिशिएशन ऑफ गैस्ट्रुलेशन, जिससे मूवमेंट मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट ऑफ द सेल्स होता है, एक्टोडर्म बनता है, फिर एंडोडर्म बनता है, फिर मेसोडर्म आता है, ये भी पोस्ट इम्प्लांटेशन है। क्लीवेज डिवीजन एंड फेलोपियन ट्यूब, इसमें जब 2 सेल स्टेज 4 सेल स्टेज 8 16 बनता है, जो भी बन रहा है ये हो रहा है फेलोपियन ट्यूब में, तो कि प्री इम्प्लांटेशन है। तो इसमें पोस्ट इम्प्लांटेशन बस 2 आ रहा है, 3 and 4, इसलिए आपको बी मार्क करना था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 178। क्वेश्चन नंबर 178 में, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ ड्रग्स आर कॉमनली मिसयूज्ड बाय स्पोर्ट्स पर्सन टू इंक्रीज मसल स्ट्रेंथ एंड प्रोमोट एग्रेसिवनेस। ये एनाबॉलिक स्टेरॉइड है, इसका इशारा टेस्टोस्टेरोन के तरफ है। नेक्स्ट है 179, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉलीमेरिक सब्सटेंसेस फाउंड इन द एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन ड्यूरिंग केमिकल एनालिसिस ऑफ लिविंग टिश्यू। तो इसमें आपको पॉलीमेरिक पूछा इसलिए न्यूक्लिक एसिड है, अगर पॉलीमेरिक नहीं है पूछते तो लिपिड होता। तो 179 में रेटिनेट सेक्शन में न्यूक्लिक एसिड, पॉलीसेकेराइड, प्रोटीन और लिपिड में पॉलीमेरिक कौन कौन सा है, और नॉन पॉलीमेरिक जो पॉलीमेरिक नहीं है वो लिपिड है। तो इसमें पॉलीमेरिक पूछा और रेटिनेट सेक्शन में पूछा, तो बेस्ट आंसर न्यूक्लिक एसिड है। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन और द लास्ट क्वेश्चन इज 180। 180 में है, सर्टेन हार्मोन एक्ट्स ऑन द किडनी टू प्रमोट द रिजॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर व्हाइल स्टिमुलेटिंग द एक्सक्रीशन ऑफ पोटेशियम एंड फॉस्फेट आयन। ये हार्मोन, ये पहले भी हम बहुत बार बात कर चुके हैं, ये हार्मोन है आपका एल्डोस्टेरॉन। इसमें आप मार्क करोगे एल्डोस्टेरॉन, जो कि एक मिनरलोकॉर्टिकोइड है। तो हमने FT5 फुल टेस्ट 5 डिस्कस किया, अब नेक्स्ट फिर फुल टेस्ट में मिलता है डिस्कशन में। ओके, थैंक यू वेरी मच।